पता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में भी अट्रैक्शन होता है, कभी वीक कभी स्ट्रॉन्ग। आज हम कवर करने वाले हैं ऑल द टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सबसे पहले देख लेते हैं जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी के बीच में एक टग ऑफ वॉर होता है, जिसकी वजह से पता चलता है मॉलिक्यूल कैसा होगा। राइट, हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं। राइट, सबसे पहले देखेंगे हम वैंडरवाल फोर्सेस। इसमें ये तीन टाइप्स ऑफ फोर्स आते हैं, ये बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं। राइट, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये एक बहुत ही स्पेशल टाइप का फोर्स है। और रिपल्सिव फोर्सेस भी देखेंगे, वैंडरवाल फोर्सेस। ये फोर्स सबसे पहले देखे थे जोहानस वैंडरवाल ने, इसीलिए इनके नाम पे इस फोर्स का नाम रख दिया गया। राइट, अब जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, एक आइडियल गैस होगी और उसका बिहेवियर कुछ ऐसा होगा। बट जब हम असली में देखते हैं गैसेस का बिहेवियर, तो वो जैसा सोचा गया था वैसा कभी नहीं हुआ। राइट, कुछ ना कुछ डेविएशंस देखने मिला। अब जैसे अगर एक मान के रख लिया है मन में कि एक आइडियल बच्चा ऐसा होगा, तो जरूरी तो नहीं है ना कि सारे बच्चे वैसे ही हों। सिमिलरली गैसेस में भी डेविएशंस आते हैं, वो जो आइडियल बिहेवियर सोचा था उससे। ठीक है, तो वो डेविएशंस क्यों आ रहे हैं, उसे समझाया वैंडरवाल फोर्सेस ने, जो हम आगे देखेंगे। और राइट, अब ये कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड से बहुत ही ज्यादा वीक फोर्सेस होते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस तक में काम करते हैं, मतलब जब एटम्स पास पास होंगे तब वैंडरवाल फोर्सेस काम करेंगे। ठीक है, अब इसमें कितने टाइप के फोर्सेस आते हैं, वैंडरवाल फोर्स के अंदर भी कुछ टाइप्स हैं। ये तीन टाइप्स, डिस्पर्जन, डाइपोल डाइपोल और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। तो एक एक करके हम ये तीनों चीज पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिस्पर्जन या लंदन फोर्सेस। ठीक है, अब हाँ, इसको फ्रिट्ज लंदन ने दिया था, इसीलिए इसका नाम लंदन फोर्सेस भी होता है। ठीक है, ये हर एटम और हर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है, भले ही वो पोलर हो या नॉन पोलर हो। ठीक है, अब ये क्यों होता है, एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन जाने की वजह से। इंस्टेंटेनियस मतलब कुछ टाइम के लिए, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए एक डाइपोल बन जा रहा है। सबसे पहले देखते हैं डाइपोल क्या होता है। एक मॉलिक्यूल है, अगर उसमें प्लस और माइनस चार्जेस डेवलप हो जा रहे हैं एटम्स के ऊपर, तब इसको बोलेंगे हम डाइपोल। डाई का मतलब ही क्या होता है, दो होता है, तो दो पोल्स डेवलप हो गए। ठीक है, तो इसलिए डाइपोल हो गया। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हमने पढ़ा था, वो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में दिखता है हमें, जिसकी प्रोबेबिलिटी बताना काफी मुश्किल होता है। राइट, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो अगर अनसिमेट्रिकल हो जाता है, देखो पहले इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा था मान लो, ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ ऐसा, ये थोड़ी देर के लिए अनसिमेट्रिकल हो गया, तब जाके ये वाले फोर्सेस काम में आते हैं। ठीक है, ये टेम्पररी डाइपोल क्रिएट कर देता है। अब यहाँ पे ये एक नॉर्मल मॉलिक्यूल था, ठीक है, इसमें ये प्लस चार्ज बीच में है, आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ये हमें पता है। ठीक है, क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए, थोड़ा सा अनसिमेट्री डेवलप हो गई। मतलब प्लस चार्ज इधर हो गया, माइनस चार्ज एक तरफ हो गया, तो सामने वाले मॉलिक्यूल में भी क्या हो गया, दो पोल्स डेवलप हो गए। ये पॉजिटिव जो चार्ज है, ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया, पास पास आ गए, और ये नेगेटिव से ये नेगेटिव दूर हो गया, और इसके वाले पॉजिटिव से ये वाला पॉजिटिव दूर हो गया, मतलब डायपोल इंड्यूस हो गया। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे डिस्पर्जन या लंदन फोर्सेस। ये अपने नियर बाय जो आसपास के पार्टिकल्स होते हैं उसमें डायपोल बना के और अट्रैक्शन करता है, मतलब आपस में दो मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। राइट, ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है नेचर में। ठीक है, अब इंटरैक्शन एनर्जी जो है, मतलब कितने रेडियस तक ये काम करेगा, 1/r⁶, जहाँ पे r क्या है, दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस। अगर इतना डिस्टेंस है तो इंटरैक्टिव एनर्जी इतनी हो जाएगी, 1/r⁶। ठीक है, अब ये जो फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करेगा, पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेशन मतलब कितना इजीली किसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को तुम डिस्टर्ब कर सकते हो, कोई मॉलिक्यूल डिस्टर्ब कर सकता है। ईज ऑफ डिस्टॉर्टिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेचारा सीधा साधा था, तुमने उसे डिस्टॉर्ट कर दिया, तो ये कितनी हद तक किया जा सकता है, वो होता है पोलराइजेबिलिटी। साइज ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, अगर लार्जर मॉलिक्यूल, एक बड़ा मॉलिक्यूल हुआ, तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, फोर्सेस ज्यादा होंगे। क्यों, क्योंकि एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इसमें बीच में पॉजिटिव चार्ज है, आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं,
राइट। अब अगर बड़ा मॉलिक्यूल है तो ये न्यूक्लियस का जो पकड़ है, चार्ज है, वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को कम होल्ड कर पाएगा और फिर ये इलेक्ट्रॉन इजीली दूसरे न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए बड़े मॉलिक्यूल्स में ये क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी बहुत ज्यादा आसान, इजी हो जाती है, और इसलिए ये जो डिस्पर्जन फोर्सेस हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, राइट। नोबल गैसेस में कोई भी परमानेंट डायपोल नहीं होता, ये न्यूट्रल होती हैं, ठीक है। अब ये जो नोबल गैसेस हैं इसे हम लिक्विफाई कर रहे हैं, किसकी वजह से हो पा रही है, लंदन फोर्सेस की वजह से, डिस्पर्जन फोर्सेस पढ़े हमने, उसी की वजह से हो पा रही है, ठीक है। I2 आयोडीन का मॉलिक्यूल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, लार्ज पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसका, और स्ट्रॉन्ग डिस्पर्जन फोर्स है, मतलब बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इजीली डिस्टॉर्ट हो रहा है और इसीलिए डिस्पर्जन फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये सॉलिड बिहेव कर रहा है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। अब देखते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स, इसमें क्या होता है, ये अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं किसके बीच में, ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में जिनके पास परमानेंट डाइपोल हो, राइट। किसके बीच में, परमानेंट डायपोल्स वालों के बीच में, मतलब ऑलरेडी वो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। अब मॉलिक्यूल के पास क्योंकि पोलर है तो एक पॉजिटिव एंड होगा, एक नेगेटिव एंड होगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। पॉजिटिव एंड क्या करेगा, ये कोशिश करेगा कि इसके पास नेगेटिव एंड आ जाए दूसरे मॉलिक्यूल का, ठीक है, और नेगेटिव एंड क्या करेगा, वो ये कोशिश करेगा कि पॉजिटिव एंड आ जाए। तो इसमें क्या हो गया, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लग गया, ठीक है। लेकिन ये जो फोर्स लगा है ये आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड से बहुत वीक है। अब आयोनिक कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और आयोनिक बॉन्ड आयंस के अट्रैक्शन की वजह से बन रहा है, इसीलिए ये वाला जो फोर्स है डायपोल डायपोल वो वीक होता है, ठीक है। अब देखो इसकी डिस्टेंस डिपेंडेंसी क्या है, स्टेशनरी डायपोल मतलब एक जगह रुका हुआ डायपोल है तो उसकी एनर्जी 1/r³ पे डिपेंड करेगी, और अगर डायपोल रोटेट हो रहा है तो उसकी एनर्जी 1/r⁶ जो हमने पीछे देखी थी एनर्जी, ठीक है। और एक्चुअल में देखो क्या हो रहा है, ये डायपोल पहले से है मॉलिक्यूल में, पोलर मॉलिक्यूल है, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गए हैं। अब इस पॉजिटिव ने क्या किया, दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, और ये डायपोल डायपोल फोर्सेस इनके बीच में बन गए, राइट। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल HCl। HCl में क्या होता है, हाइड्रोजन बेचारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्लोरीन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या बन गए, डायपोल बन गया, ठीक है। अब ये डायपोल बनने की वजह से क्या हुआ, ये जो नेगेटिव चार्ज बना है इस साइड, ये क्या कोशिश करेगा कि इसके पास में पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो ऐसे करके दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन फोर्स बना लेगा, ठीक है। अब देखते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। इंड्यूस करना मतलब जैसे बोला जाता है घर में कि उसके साथ मत रहना, उसकी दोस्ती अच्छी नहीं है, वो तुझे बिगाड़ देगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंडक्शन हो गया, ठीक है, एक के अफेक्ट में आके दूसरा भी वैसा ही बिहेव करेगा, राइट। अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं ये पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। एक तो भाई पोलर है, परमानेंट डायपोल है, पहले से एक बिगड़ा है, और दूसरा अभी अच्छा है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, इसकी संगति में आ गया तो ये भी बिगड़ गया, ठीक है, मतलब इसमें डायपोल डेवलप हो गया, राइट। पोलर मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट किया और क्या कर दिया, इंड्यूस डायपोल बना दिया। अब इसकी डिस्टेंस डिपेंडेंसी क्या होगी, इंटरैक्शन एनर्जी कितनी होगी, 1/r⁶। आर रेडियस होता है, मतलब डिस्टेंस है इन दोनों डायपोल्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ, डायपोल इंड्यूस डायपोल की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगी, पोलर मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट कितना है, जिस मॉलिक्यूल ने इसको इंड्यूस किया दूसरे एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल का, उसका डायपोल मोमेंट कितना है। दूसरा पोलराइजेबिलिटी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, अब ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था इसकी क्या टेंडेंसी थी पोलराइज होने की, अब भाई कोई इंसान है उसकी क्या टेंडेंसी एक दूसरे से अफेक्ट हो जाने की, ठीक है, तो उस पे भी डिपेंड करेगा ये डायपोल इंड्यूस डायपोल। अगर जल्दी से पोलराइज हो जाएगा मॉलिक्यूल तो ये फोर्स ज्यादा बढ़ जाएगा, और अगर नहीं हो पाएगा तो ये फोर्स कम रहेगा। अब एग्जाम्पल देखिए, अगर हम ऑक्सीजन और HCl, ऑक्सीजन कैसा है, नॉन पोलर है, मतलब कोई भी चार्ज नहीं है इसमें, लेकिन HCl क्या है, पोलर है, H पे पार्शियल पॉजिटिव क्लोरीन पे नेगेटिव, तो यहाँ पे ये फोर्स डेवलप हो सकता है। बेंजीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है,
वाटर पोलर है, अगर इन दोनों को मिक्स करोगे तो इसमें पोलैरिटी, बेंजीन में पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। कैसे होगी? ये एक नॉन अपना पोलर मॉलिक्यूल था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डेवलप है, और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, बट इसके इफेक्ट में आके देखो यहाँ पे भी ये जो नेगेटिव चार्ज था उसने क्या कोशिश की कि इस एटम का, इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज इसके पास आ जाए, और ये क्या हो गया? डायपोल इंड्यूस हो गया। ठीक है, अब एक बहुत ही स्पेशल केस देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का ही एक स्पेशल केस है। ठीक है, अब ये होती क्या है? ये स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। सच में कोई बॉन्ड नहीं बन जाता है, बस एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये। सच में जैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वैसा कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, बस ये एक फोर्स है। कौन सा फोर्स है? एक अट्रैक्टिव फोर्स है। कंडीशन क्या जरूरी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए? सबसे पहली कंडीशन, एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। FON, फोन याद रखना। ये किसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है? अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हो रही है, अट्रैक्शन हो रहा है, तो उसे बोल देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि ये जो FON है ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है। राइट, एग्जाम्पल अगर देखें हम, वाटर H2O, इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कैसे? हम आगे देख रहे हैं। अब पानी की जो यूनिक प्रॉपर्टी है, सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है, तो ये किसकी वजह से? इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, तो बॉईल होने में ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, प्रोटीन सेकेंडरी और टर्जरी जो इसके स्ट्रक्चर है प्रोटीन के, वो बनाने में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत ज्यादा हाथ होता है। राइट, न्यूक्लिक एसिड, ये जो डीएनए होता है ना, डीएनए दो स्ट्रैंड्स होते हैं, वो स्ट्रैंड्स को होल्ड करवाने के लिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो डबल हेलिक्स है, दोनों हेलिक्स को होल्ड करवाने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। राइट, अब देखते हैं ये होती कैसे। एक हाइड्रोजन है, ये वाला, और ये एक ऑक्सीजन है। इस हाइड्रोजन ने देखा ये दूसरे ऑक्सीजन को, दूसरे मॉलिक्यूल के, तो इसने क्या कर लिया? अट्रैक्शन इसको फील हुआ और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। सिमिलरली ये बॉन्डिंग जितने मॉलिक्यूल्स दिखेंगे उनके बीच में होती जाएगी। ठीक है, ये हमने वीडियो में इसको पूरे डिटेल में पढ़ा है। राइट, दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटर मतलब जब अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं उनके बीच में हो रही है, तो इंटरमॉलिक्यूलर। इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल अपने आप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले रहा है, तो वो हो गई इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। राइट, जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में होता है। इसमें क्या होगा? ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन अट्रैक्ट हो गए, मतलब हाइड्रोजन को क्या दिख गया? FON में से एक एलिमेंट मिल गया, O, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इनके बीच में, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के बीच में अगर बॉन्डिंग हो गई ये वाली, तो उसको बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। राइट, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जैसा हमने पीछे देखा था, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स जो है, अल्फा हेलिक्स बीटा शीट्स जो होती हैं, उसको आपस में बॉन्ड करने के लिए, मतलब इंटैक्ट रखने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम आती है। डीएनए का जो डबल हेलिक्स इतना स्टेबल है ना, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी है तो कोई भी चीज पानी में अच्छे से सॉल्युबल हो जाएगी, क्योंकि पानी कैसा दिखता है? H2O ऐसा दिख रहा है, उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो उसके साथ अच्छे से बॉन्डिंग हो गई, तो चीजें सॉल्युबल हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी इजीली। राइट, अब देखते हैं रिपल्सिव फोर्सेस। हमने अभी तक अट्रैक्टिव फोर्सेस देखे कि मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे तो बढ़िया होगा, लेकिन रिपल्सिव फोर्सेस भी इक्वल उनका काम है मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी में। कैसे? अब रिपल्सिव फोर्सेस होते क्या है? जब दो मॉलिक्यूल्स को बहुत ज्यादा पास में लेके आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा मॉलिक्यूल्स का, वो क्या होगा? आपस में एक दूसरे को धक्का मारेगा, रिपल्शन फील करेगा, तो उस रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियर रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा, मतलब आपस में मॉलिक्यूल एक दूसरे को धक्का मारने लगेंगे। जैसा हमें पॉली ने बताया था अपने प्रिंसिपल में, दो इलेक्ट्रॉन्स एक साथ नहीं रह सकते एक स्पिन में। राइट, वही वाला फंडा है। अब रिपल्सिव फोर्सेस जैसे जैसे मतलब मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस कम होते जाएगा, ये फोर्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल फॉर लिमिटिंग कंप्रेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। देखो, सॉलिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा रिजिड है। तो क्यों रिजिड है? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा कम है। तो डिस्टेंस कम है, तो सॉलिड को अगर तुम और कंप्रेस करोगे तो ये कंप्रेस होगा क्या? नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब और जगह ही नहीं है उसके पास, और अगर पास गया तो रिपल्शन होने लगेगा, राइट? मैटर को कोलैप्स होने नहीं देते ये फोर्सेस। अगर सॉलिड को और कंप्रेस करोगे तो मैटर कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन कंप्रेस नहीं हो पाएगा। तो रिपल्सिव फोर्सेस उसे कोलैप्स होने से बचा रहे, वो कंप्रेस हो ही नहीं पाता, पार्टिकल्स पास पास आ ही नहीं पाते। ठीक है, वो लिक्विड भी नियरली बहुत ही कम कंप्रेसिबल है, नियरली इनकम्प्रेसिबल होता है। गैसेस बहुत ज्यादा कंप्रेस की जा सकती है क्योंकि बहुत कम फोर्सेस है उनमें, तो थोड़ा सा पास पास उन्हें ला सकते हैं। रिपल्सिव फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क करते हैं। मतलब अगर रिपल्सिव फोर्स इधर लग रहा है तो अट्रैक्टिव फोर्स इधर लगेगा, उल्टा काम करते हैं, राइट? और इस उल्टे काम की वजह से इक्विलिब्रियम बन जाता है मॉलिक्यूल्स में। मॉलिक्यूल का जो डिस्टेंस है आपस में, इतने डिस्टेंस पर रहना चाहिए, वो मेंटेन रहता है रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से, राइट? अगर हम इसे एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक ग्राफ के थ्रू देखते हैं। अगर ये एनर्जी है जो बढ़ रही है, ऐसे ये फोर्सेस हैं, तो क्या होगा? एक टाइम आएगा, यहाँ पे तो चलो फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अब जैसे ही एक पॉइंट आया जहाँ पे मॉलिक्यूल बन गया, तो रिपल्सिव फोर्सेस कम हुए, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया, तो एनर्जी भी क्या हो गई? कम हो गई मॉलिक्यूल की। और वहीं अगर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा थे तो एनर्जी भी क्या थी मॉलिक्यूल की? बहुत ज्यादा थी। अब ज्यादा एनर्जी होगी तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा क्या? नहीं होगा ना, वो तो कोलैप्स हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट? तो हमने देखा टाइप्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस क्यों जरूरी है एक मॉलिक्यूल को स्टेबल रखने के लिए, राइट? अब इसी से रिलेटेड एक बहुत ज्यादा ही इजी क्वेश्चन है आप लोग के लिए, यू हैव टू क्रैक इट एंड गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय।